नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्लीप। अभी आगे चल के आपको भी समझ में आएगा कि मेडिटेशन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सो लें। सोने से आपके ब्रेन की और आपकी पूरी बॉडी की कॉग्निटिव पावर बढ़ जाती है और फिर आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे जैसी आज हमारे यहाँ एक स्टाफ ने की। शाम को 2 बच्चे आए थे, 2 लड़कियां आई थी। उसमें से एक लड़की ने दूसरी लड़की का कंप्लेन किया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था और वो एक तरह से चीटिंग कर रहा था मेरे ऊपर। वो मुझसे भी फ्रेंडशिप कर रहा था और मेरी फ्रेंड को भी बोल रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको ब्रेकअप कर लिया। गालियाँ भी दे रहा था मुझको। और ये लड़की उसके साथ में आई थी, ये मेरी सारी खबर देती है उसको। और बेचारी मुँह उसका चोर चोर हो गया। अब क्यों खबर दे रही है? अभी आप देखेंगे कि हमारे अंदर में खाली एक्सप्रेशंस नहीं होते, माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस मतलब कोई आदमी गुस्सा, कोई आदमी खुश, इसके बीच में ढेर सारे स्टेजेस होते हैं। कोई आदमी कम गुस्सा, कोई आदमी डरा हुआ, कोई बहुत डरा हुआ, कोई थोड़ा सा कॉन्फिडेंट। ऐसे ढेर सारे माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं। और अगर आपने ठीक से नींद नहीं ली है तो आप उसको मिस कर जाएंगे। आपको सामने लगेगा कि वो आदमी गुस्से में है जबकि वो आदमी डरा हुआ है, और आपको जो करना चाहिए था उसके बजाय वो कर देंगे जो गलत है। इस टाइप की ढेर सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। स्लीप एक नेचर का मैजिकल ट्रीटमेंट है ब्रेन के लिए, हर रोज़ हमको मिलता है, लेकिन हम उसको उतने सीरियसली वैल्यू नहीं करते। The sleep cycle. In the years since Esther's slumber revelation, we have learned that the 2 stages of sleep, NREM and REM sleep, play out in the recurring push-pull battle for brain domination across the night. कितने अच्छे से लिखा है। बोलते हैं कई साल बीत गए। वो जो एस्टर बच्ची थी जिसको देख करके ये पता चला कि हमारे अंदर में रेम स्लीप होता है और एन रेम स्लीप होता है, नॉन आरईएम। उसके बाद से हमको ये भी पता चला कि किस तरह से ब्रेन को हमारा रेम स्लीप और नॉन रेम स्लीप ये दोनों लड़ाई करते हैं। कभी हमारा ब्रेन जाता है रेम में, कभी नॉन रेम में। खींचातानी चलती रहती है पूरे रात को सोते समय। द सेरेब्रल वॉर बिटवीन द टू इज़ वॉन एंड लॉस्ट एवरी 90 मिनट्स। कह रहे हैं सेरेब्रल वॉर चलता है, हमारे ब्रेन में लड़ाई चलती है, युद्ध चलता है, जो कि जीता और हारा जाता है, विच इज़ वॉन एंड लॉस्ट एवरी 90 मिनट्स। हर 90 मिनट में एक बार रेम जीतता है, एक बार नॉन रेम। पहले रेम फिर नॉन रेम, ये दोनों एक एक बार करके जीतते हैं। रूल्ड फर्स्ट बाय एनआरईएम स्लीप फॉलोड बाय द कम बैक ऑफ रेम स्लीप। सबसे पहले जो मालिक है, जो जीतता है, वो एनआरईएम है और उसके बाद में कम बैक करता है रेम स्लीप। नो सूनर हैज़ द बैटल फिनिश्ड दैन इट स्टार्ट्स अन्यू रिप्लेइंग एवरी 90 मिनट्स। तो जैसे ही एक 90 मिनट की लड़ाई खत्म होती है, फिर से एनआरईएम और आरईएम दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, दूसरी लड़ाई। इस तरह से 90 मिनट की दोनों की लड़ाई होती है ब्रेन को कब्जा करने के लिए। ट्रेसिंग दिस रिमार्केबल रोलर कोस्टर एब एंड फ्लो अक्रॉस द राइट नाइट रिवील्स द क्वाइट ब्यूटिफुल साइकिल आर्किटेक्चर ऑफ स्लीप डिपेक्टेड इन फिगर 8। इस चीज़ को ट्रैक करते हुए ये एक रोलर कोस्टर है। रोलर कोस्टर जानते हैं सब लोग? जो झूले होते हैं जिसमें कि ऐसे नीचे जाता है झूला, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो ये एक तरह का रोलर कोस्टर है जिसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वो ऐसा दिखाई देता है। इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ स्लीप, नींद का आर्किटेक्चर, नींद का नक्शा। जैसे बिल्डिंग का नक्शा होता है, ऐसे ही नींद का नक्शा है ये। और ये बहुत ही खूबसूरत सर्कुलर आर्किटेक्चर बनाता है। ऑन द वर्टिकल एक्सिस आर डिफरेंट ब्रेन स्टेट्स। वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं नींद के। सबसे नीचे, सबसे ऊपर है वेक, जगा हुआ। उसके बाद है रेम स्लीप, उसके बाद है एनआरईएम का स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, फिर स्टेज 4। फिर वापस ऊपर आता है स्टेज 2 पर एनआरईएम, फिर ऊपर करते करते आरईएम तक पहुँच जाता है, फिर नीचे आता है। लेकिन यहाँ देखिए कभी कभी हम बीच में जग भी जाते हैं, तो ऊपर वेक स्टेज पर जाते हैं। तो पहले हम आरईएम में जाते हैं, फिर एनआरईएम। पहले आरईएम,
फिर डूबते हैं एनआरईएम में, फिर निकलते हैं आरईएम में, फिर डूबते हैं आरईएम एनआरईएम में। ऐसे चलता है साइकिल। मतलब सपने वाला, फिर बिना सपने वाला, फिर सपने वाला, फिर बिना सपने वाला। जैसे कई बार हम सपने में उठ के बोलते भी हैं तो वो सपना है। जब भी कोई आदमी ड्रीम वॉकिंग बोलते हैं उसको। मेरे सामने बब्बू ने किया था, दरवाज़ा खोलकर चला गया था बस अड्डे पर। बहुत से लोग करते हैं। लोगों को घर के नीचे बस अड्डा था, वो उठ के चला गया। ड्रीम वॉकिंग, उसको पता ही नहीं था। इसका नाम है हिप्नोग्राम। द टेक्निकल नेम फॉर दिस ग्राफिक इज अ हिप्नोग्राम। अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है तो इसको आप आर्किटेक्चर ऑफ स्लीप बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कूल दिखने के लिए, अरे तुमने हिप्नोग्राम नहीं देखा? हिप्नोग्राम, हिप्नो मतलब हिप्नोसिस नहीं होती, नींद में ले जाते हैं, सम्मोहन, सम्मोहन वाला ग्राफ, हिप्नोग्राम। Had I not added the vertical dashed line demarcating each 90-minute cycle, you may have protested that you could not see a regularly repeating 90 minutes pattern. ऑथर कह रहे हैं अगर मैंने इसमें ये ग्राफ नहीं बनाया होता तो आपको पता भी नहीं चलता कि नीचे से ऊपर जा रहा है। आपको लगता है ऐसे कुछ करके सो रहा है, आपको नहीं मालूम पड़ता कि एक फिर नीचे आए फिर दूसरा। ग्राफ की इम्पॉर्टेंस है हमारे सिस्टम 1 को मैथमेटिकली ये शो करने के लिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं डिटेल्स में। इसलिए जब हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं, या कहीं पर भी आप काम करते हैं, अकाउंट्स में काम करते हैं, किसी बिजनेस में काम करते हैं, एक एक रुपए का हिसाब किताब रखना चाहिए। किसी ने क्या बोला है, फैक्ट का हिसाब किताब रखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगर हमने ये लाइन नहीं रखी होती, वर्टिकल लाइन जिसमें कि डैश्ड लाइन्स होती, तो आपको नहीं मालूम पड़ता कि 90 मिनट्स के साइकिल चल रहे हैं। एटलीस्ट नॉट द वन you were expecting from my description above. The cause is another peculiar feature of sleep, a lopsided profile of sleep stages. और क्यों नहीं पता चलता आपको? क्योंकि हमारे स्लीप में lopsided प्रोफाइल होता है स्लीप से। lopsided मतलब while it is true that we flip-flop back and forth between NREM and REM sleep throughout the night every 90 minutes, the ratio of NREM sleep to REM sleep within each 90-minute cycle changes dramatically across the night. बोलते हैं ये सब चीज़ क्यों किया गया, क्यों उसको ग्राफ में बनाया गया? क्योंकि जो रेशियो है, कोई आदमी पानी पी रहा है और खाना खा रहा है, फिर पानी पी रहा है और खाना खा रहा है, तो एक अनुपात देखते हैं कि कितना हमने पानी पिया, कितना खाना खाया। तो यहाँ पर भी डॉक्टर्स जानना चाहते थे कि NREM स्लीप हमको कितनी मिली और REM स्लीप कितनी मिली। तो वो जानना चाहते थे कि अच्छा ठीक है, ये ग्राफ में इतना ऊपर गए और आँख मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट वाली स्लीप कितनी आई, फिर बिना मूवमेंट की, अरे फिर से मूवमेंट वाली आई, फिर बिना मूवमेंट की। तो वो जानना चाहते थे कि इसका अनुपात कितना है NREM का और REM का, इसलिए हमने ग्राफ लगाया। और ये टाइम के हिसाब से काम करता है क्या? ये हर 90 मिनट्स पे चलता है। अगर मान लो मैं 2 बजे सोता हूँ, 2 बजे सोते हैं तो भी आपके एक 90 मिनट्स के 1.5 घंटे के साइकिल्स रहेंगे। चाहे आप दोपहर को भी सोएं तब भी 90 मिनट्स के REM NREM का साइकिल चलता रहेगा, एटलीस्ट नॉर्मल लोगों में जिनकी स्लीप खराब नहीं हुई है। In the first half of the night, the vast majority of our 90-minute cycle are consumed by deep NREM sleep. जो रात की पहला हाफ है, रात का पहला पार्ट है, उसमें जो मेन हमको स्लीप मिलती है वो है NREM, मतलब बिना सपने वाली। सपना भी आता है बट कम आता है। एंड वेरी लिटिल REM स्लीप, बहुत कम REM स्लीप मिलता है शुरुआत में। आप 12 बजे सोए तो 12 से लेकर 3 बजे तक में ज़्यादा आपको बिना सपने की नींद रहेगी, बहुत कम थोड़ी सी सपने की नींद रहेगी। बट एज वी ट्रांजिशन थ्रू इनटू द सेकेंड हाफ ऑफ द नाइट, दिस see-saw बैलेंस शिफ्ट्स विथ मोस्ट ऑफ द टाइम डोमिनेटेड बाय REM स्लीप विथ लिटिल इफ एनी डीप NREM स्लीप। लेकिन जैसे जैसे आप रात के सेकेंड हाफ में जाते हैं तो आपका REM स्लीप बढ़ जाता है और बहुत कम NREM स्लीप मिलता है। साइकिल 5 इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस REM रिच टाइप ऑफ स्लीप। बोलते हैं लास्ट वाला देखिए एकदम, साइकिल 5, इसमें बहुत ज़्यादा ये ग्राफ सबसे ज़्यादा, इतना ज़्यादा 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक में REM स्लीप मिला, बहुत मोटा। साइकिल 4 में भी काफ़ी मोटा, साइकिल 3 में कम, शुरू में कम REM और लास्ट में ज़्यादा REM स्लीप मिल रहा है। पहले हाफ में NREM, दूसरे हाफ में REM। हाँ, रात को जब आप सोने जा रहे हैं तब आपको गहरी नींद आएगी, उसमें कोई सपना नहीं आएगा। लेकिन जब आप सुबह उठने वाले हैं उस समय सपने वाली नींद आती है। Why did
Mother Nature designed this strange complex equation of unfolding sleep stages. एक आम आदमी को लगेगा सोए उठे, चलो नींद दे रही हो, सपना दिखा रही हो, सपना भी दिखा दो। लेकिन सवाल ये उठता है कि मदर नेचर ने, भगवान ने इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्यों बनाया कि रात को कम फिर ज़्यादा, फिर कम फिर ज़्यादा, इतना हिसाब किताब क्यों? वाई साइकिल बिटवीन NREM एंड REM स्लीप ओवर एंड ओवर? क्यों बार बार साइकिल चल रहा है REM NREM? वाई नॉट obtain ऑल ऑफ द रिक्वायर्ड NREM स्लीप फर्स्ट फॉलोड बाई ऑल ऑफ द नेसेसरी REM स्लीप सेकेंड? ऐसा क्यों नहीं हो गया कि पहले हमने अपना पूरा बिना सपने वाला नींद ले लिया NREM और बाद में सपने वाला नींद ले लिया? ऐसा क्यों नहीं हो गया? या तो वैसे वर्सा। If that's too much a gamble on the off chance that an animal only obtains a partial night of sleep at some time, then why not keep the ratio within each cycle the same, placing similar proportion of eggs in both baskets as it were, rather than putting some of them in early on and then inverting the imbalance later in the night? Why vary it? आखिर जब नेचर को पता ही है कि हमको कभी NREM स्लीप चाहिए, REM स्लीप चाहिए, तो सारे के सारे जैसे हम लोग करते हैं इकट्ठा करके एक बंडल में अंडा रख दिया, चलो कबूतर का अंडा यहाँ रख दिया, मुर्गी का अंडा वहाँ रख दिया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कुछ मुर्गी का अंडा, कुछ कबूतर का अंडा। पहले वाले में मुर्गी के अंडे ज़्यादा, कबूतर के कम, फिर कबूतर के ज़्यादा, फिर मुर्गी के कम। ऐसे करके अलग अलग तरीके से क्यों कर रही है मदर नेचर? वाई वेरी इट? इट साउंड्स लाइक एन एग्जॉस्टिंग अमाउंट ऑफ एवोल्यूशनरी हार्ड वर्क। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनरी हार्डवर्क है। इस चीज़ को करने के लिए मदर नेचर ने करोड़ों साल में सीखा होगा। हम और आप जब कुछ चीज़ करते हैं, जैसे हमने एक सीरीज़ बनाई थी, उसमें बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी कि जो लोग अपने यंग एज में 20-25 साल की उम्र में बिज़नेस चालू करते हैं और कंपैरेटिवली जो लोग अपने 40-45 साल की उम्र में बिज़नेस चालू करते हैं, तो बिज़नेस जो बुढ़ापे में चालू करते हैं उनके फेल होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ढेर सारा एक्सपीरियंस होता है। जो नौसिखिए होते हैं वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं, और ये लोग मिटिगेटेड रिस्क लेते हैं, मतलब रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ऐसे ही नेचर ने भी पहले रखा होगा किसी स्पीसीज़ को। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे बहुत से स्पीसीज़ हैं जो आधे ब्रेन से सोते हैं, आधे से जगते हैं। कुछ चिड़िया ऐसी जो हवा में उड़ते उड़ते सोती भी हैं और जगती भी हैं। स्लीप नेचर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंसान नेचर का सो कॉल्ड सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज़ है जिसने राज किया है इस धरती पर। तो उसको नेचर ने जानबूझ के ऐसे साइकिल फॉर्म में NREM और REM स्लीप दिया है। आखिर क्यों? इट्स अ हार्ड वर्क। वी हैव नो साइंटिफिक कंसेंसस एज टू वाई आवर स्लीप and that of all other mammals and birds cycle in this repeatable but dramatically asymmetric pattern, though a number of theories exist. देखिए, जब कोई चीज़ खोज होती है ना, तो उसमें अगर एक साइंटिस्ट कोई चीज़ खोजता है तो उसको दूसरे साइंटिस्ट्स दोबारा करके रिपीट करके फिर अपना कंसेंसस देते हैं। वो बताते हैं कि हाँ जो उसने कहा है वो सही है। ऑथर कह रहे हैं वी हैव नो साइंटिफिक कंसेंसस एज टू वाई आवर स्लीप साइकिल इज रिपीटेबल बट ड्रामेटिकली एसिमेट्रिक पैटर्न, दो अ नंबर ऑफ थियरीज एग्जिस्ट। अभी तक दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट को क्लियरली पता नहीं है कि 10, 15, 50 लोग एक साथ एक ही बात बोलें कि क्यों हमको ये साइकिल अलग अलग तरीके से आते हैं नींद। कुछ थियरी हैं। वन थियरी I have offered is that the uneven back and forth interplay between NREM and REM sleep is necessary to elegantly remodel and update our neural circuit at night, and in doing so manage the finite storage space within the brain. कहते हैं एक थियरी मैंने भी रखी है। सोते समय हमारा ब्रेन, हमारी पूरी बॉडी ऑब्वियसली बट मेनली ब्रेन करता है रीमॉडल एंड अपडेट आवर न्यूरल सर्किट। रीमॉडल, पूरा घर तहस नहस है, उसको एकदम सजाना। घर में वायरिंग नहीं हुई है, वायरिंग करना। तो न्यूरल सर्किट अपडेट, ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स, आपने किसी को देखा, कुछ पढ़ा, अब वो चीज़ एक जगह पर स्टोर्ड है। अब उसको दूसरी जगह से रिकनेक्ट करना। मान लीजिए आपने मेरी बात सुनी, उस समय आपको गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चीज़ आपका आई सेंटर में, फ्रंटल कॉर्टेक्स में इकट्ठा हो गया, लेकिन हाइपोथैलेमस में, इमोशनल ब्रेन में नहीं पहुंचा। आप सोए, वो पहुंच गया इमोशंस में, तो न्यूरल सर्किट कंप्लीट हुआ।
तो ऑथर के हिसाब से इस तरह से अलग अलग साइकिल्स के ज़रिए हमारा ब्रेन बहुत एलिगेंटली, बहुत ही समझदारी से, जैसे हम लोग जब वीडियोस एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो कितने दिनों के एक्सपेरिमेंट के बाद 2 हार्ड ड्राइव में वीडियोस डाल रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, फिर भी बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं। हम लोग का चॉइसलेस अवेयरनेस का एक वीडियो नहीं मिल रहा था आज, खोज खाज के किसी तरह से मिला। तो ऐसे ही नेचर ने भी ब्रेन को, अलग अलग स्पीसीज़ के ब्रेन को सर्किट कंप्लीट करने के लिए, अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए ऑथर के हिसाब से अलग अलग साइकिल बनाया है NREM और REM का। फोर्स्ड बाय द नोन स्टोरेज कैपेसिटी imposed by the set number of neurons and connections within their memory structures, our brain must find sweet spot between retention of old information and leaving sufficient room for the new. हमारे ब्रेन की, बेचारे की कैपेसिटी ठीक वैसी ही है जैसे हमारे कंप्यूटर की या हमारे फ़ोन की है। फोर्स्ड बाय द नोन स्टोरेज कैपेसिटी इम्पोज्ड, हमारे ब्रेन पे एक तरह का मजबूरी है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर जो कुछ भी वो सुनता देखता है पूरा का पूरा स्टोर कर ले तो हम पागल हो जाएंगे, ओवरलोड हो जाएगा, फट जाएगा दिमाग। इसलिए हमारे ब्रेन को समय समय पर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट मेमोरीज़ हैं, किसको रखना है, किसको डिलीट करना है, ये डिसाइड करना होता है। इसमें एक स्वीट स्पॉट करना होता है बिटवीन रिटेंशन ऑफ ओल्ड इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी पुरानी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जिसको रखी जाए। इसलिए जब कृष्णमूर्ति से लोग बोलते हैं कि अगर कोई पास्ट का ट्रोमा है उसको फॉरगिव करो और भूल जाओ, अगर उसको बचा के रखे हो तो आप अपने ब्रेन पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हो। तो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कम है, लिमिटेड है। Balancing this storage equation requires identifying which memories are fresh and salient and which memories that currently exist are overlapping, redundant or simply no longer relevant. इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, अपने स्टोरेज को ठीक करने के लिए, बचा के रखने के लिए हमको, हमारे ब्रेन को ये देखना होता है कौन कौन सी मेमोरीज़ फ्रेश हैं और सेलिएंट हैं, वैल्यूबल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और कौन सी मेमोरीज़ दैट करेंटली एग्जिस्ट, जो अभी भी हमारे ब्रेन में है, वो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मतलब ये आदमी बार बार से कहता है, जो दिमाग में बार बार रिपीट हो रहा है, अगर वो ओवरलैपिंग है तो उसको ब्रेन डिलीट करने की कोशिश करता है। जो मेमोरीज़ रिडंडेंट हैं, आज एक बच्चे ने मुझे फ़ोन करके 3 दिन से अपॉइंटमेंट लेना चाहता था एक ही बात पूछने के लिए कि सर 20 साल पुराना मेरा अफेयर था, अभी तक याद आती है गर्लफ्रेंड, बहुत याद आती है, शादी हो चुकी है, बीवी है, फिर भी याद आती है। तो वो एक रिडंडेंट मेमोरी है जो वो जीता होगा, जाके अपने फैंटेसी में जीता होगा, व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए फॉलो करता होगा, तो वो रिडंडेंट है। रिडंडेंट मतलब काम का नहीं है। अच्छा। एंड सिंपली नो लॉन्गर रेलिवेंट। तो हमारे ब्रेन को देखना होता है कौन सी मेमोरीज नो लॉन्गर रेलिवेंट है, किसका कोई रेलिवेंस नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, उसको हटाना होता है। ये आपने उसको ही बताया? उसको खैर मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने उसको बताया कि वो खाली मेमोरी है, वो लड़की नहीं है इस समय। क्या तुम उसको छोड़ने के लिए, मतलब उसको मिलने के लिए अपना पूरा घर परिवार छोड़ करके, अपना बच्चों को छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके जाओगे, उसके पास रहोगे? और क्या वो इसी के लिए रेडी होगी? जब नहीं होगी तो एक मेमोरी है, उसको धीमे धीमे ऑब्जर्व करके ख़त्म होने दो। जो भी पास्ट की चीज़ें हमें इमोशनल करती हैं, वो ऐसे समझ के चलिए कि ढेर सारा हार्ड ड्राइव कंज्यूम कर रही है, रैम कंज्यूम कर रही है। हार्ड ड्राइव और रैम में अंतर है बहुत ज़्यादा। क्या डिफरेंस है? मैं बताता हूँ। हार्ड ड्राइव और रैम। हार्ड ड्राइव तो हार्ड ड्राइव में हम चीज़ें स्टोर करते हैं, और रैम ऑलरेडी उसमें रैम होता है जिसमें आप एक साथ ढेर सारी चीज़ें चला सको। हाँ, यहाँ पर मेमोरी है और यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो अगर ये प्रोग्राम चल रहा है तो यहाँ से वो मेमोरी ले रहा है। आपने एक प्रोग्राम चलाया, दूसरा चलाया, तीसरा चलाया, तो यहाँ से तीनों को मेमोरी जा रही है। रैंडम बोलते हैं ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो हम लोग बोलते हैं रैम 3 GB है, 4 GB है, तो उतना ही फाइल यहाँ से वहाँ तक रीड हो सकता है। हमारा भी ब्रेन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनती हैं, लेकिन इमोशनल मेमोरीज जहाँ कहीं पर भी होती हैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर ले जाती है हमारी एनर्जी को। As we will discover in chapter 6, a key function of deep NREM sleep, which predominates early in the night, is to do the work of weeding out and removing unnecessary neural connection. कह रहे हैं आगे चल के हम चैप्टर 6 में इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ेंगे कि जिस समय हम NREM स्लीप में हैं, NREM मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट, मतलब हम जो डीप स्टेज में हैं, हाँ एकदम काले वाले जब स्लीप में हैं, उस समय हमारे ब्रेन का मेन काम है वीडिंग आउट एंड रिमूविंग अननेसेसरी न्यूरल कनेक्शंस।
मुझे पता है ये आदमी चोर है, नहीं पता फिर भी हमारा दिमाग बोल रहा है। उसने मुझे घूर कर देखा था। आज ये बच्ची बोल रही थी कि सर ये हर रोज़ हर छोटी छोटी बात मेरे बॉयफ्रेंड को बताती है, मतलब पुराने एक्स बॉयफ्रेंड को बताती है। मैंने कहा कौन कौन सी बात? मैं बाथरूम कब जा रही हूँ, मैं खाना कौन सा खा रही हूँ। मैंने सोचा इतना डिटेल तो मुझे नहीं याद रहता, मैं कब जा रहा हूँ बाथरूम। इसका मतलब ये हो गया अननेसेसरी न्यूरल कनेक्शंस। जब हमको कोई चीज़ मिलती है, कोई एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो हमारा दिमाग उसको बुनता है, झूठ बुनता है। तो कह रहे हैं हमारी रात के सोने का जो NREM स्लीप है, काला वाला स्लीप, उसमें वीडिंग आउट एंड रिमूविंग अननेसेसरी न्यूरल कनेक्शंस, उसका मेन काम क्या है? वीडिंग आउट। वीडिंग आउट मतलब छांटना, जो कचरा है उसको निकाल के फेंकना, और जो भी अननेसेसरी न्यूरल कनेक्शंस हैं उसको ख़त्म करना। क्योंकि आपने कुछ सोच लिया, एक कनेक्शन बन गया, नहीं हो सकता, वो सब न्यूरल कनेक्शन था। जब हमारा ब्रेन गुस्से में कुछ बोलता है, कुछ सोचता है, तो वो सब के सब अननेसेसरी न्यूरल कनेक्शंस हैं। वो बोलता है अच्छा उस दिन भी हुआ था, उस दिन भी हुआ था, उस दिन भी हुआ था, उनको जोड़कर देखता है। तो रात को जब हम सोते हैं उसको काटने का काम यही करता है। इन कॉन्ट्रास्ट, ड्रीमिंग स्टेज ऑफ REM स्लीप विच प्रिवेल्स लेटर इन द नाइट प्लेज अ रोल इन स्ट्रेंथनिंग दोज कनेक्शंस। भाई कमाल का है। उसी के कॉन्ट्रास्ट में जब हम ड्रीम स्टेज में होते हैं, REM स्लीप में, तो जो कनेक्शंस हमारे बन गए हैं उसको मजबूत करने का काम करता है। सोचिए अगर आपने खाली सपने वाला ड्रीम देखा, मतलब सपने वाला स्लीप लिया, तो जो भी आप सोच रहे हैं वो मजबूत हो जाएगा, चाहे गलत हो चाहे सही। आपने पूरी नींद नहीं ली तो कचरा निकला नहीं, वही जम गया। तो दोनों स्लीप का अलग अलग फंक्शन है, एक में वीडिंग आउट और दूसरे में स्ट्रेंथनिंग दोज कनेक्शंस। एक में मजबूत करना और एक में कमजोर करना। Combine these two, we have at least one parsimonious explanation for why the two types of sleep cycle across night and why those cycles are initially dominated by NREM sleep early on, with REM sleep reigning supreme in the second half of the night. बोलते हैं जब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लोगे, REM और NREM दोनों को, तब आपको एक पार्सिमोनियस एक्सप्लेनेशन मिलेगा। पार्सिमोनियस का मतलब होता है किफ़ायती, कि ब्रेन बहुत कंजूसी से काम करता है, किफ़ायत से, कि वो कैसे पहले देखेगा कचरा निकालो, उसके बाद मजबूत करो। समझो आपको बिल्डिंग की सीमेंटिंग करनी है, तो पहले आप दीवार बनाओगे, फिर जहाँ जहाँ सीमेंट वगैरह गिरा है उसको फेंकोगे, उसके बाद सीमेंटिंग करोगे। अगर कचरा पड़ा है उसके ऊपर आप सीमेंटिंग कर दो तो कचरा भी सीमेंट बन जाएगा। इसलिए पहले वाले फेज़ में NREM स्लीप में नींद क्या करता है? कचरे को सफाई करता है। जब कचरा साफ हो गया उसके बाद वो जो मेमोरी है उसको और स्टोर करता है। ये है एक पार्सिमोनियस एक्सप्लेनेशन कि ब्रेन कंजूसी से काम करता है, बेचारे के पास लिमिटेड जगह है। कंसिडर द क्रिएशन ऑफ अ पीस ऑफ स्कल्पचर फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ क्ले। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए जैसे एक पत्थर ले लिया उसमें और आप उसमें एक मूर्ति बना रहे हैं। इट स्टार्ट्स विथ प्लेसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल ऑन टू द पेडेस्टल। और कैसे आप काम करते हैं? सबसे पहले एक बड़ा सा, जितना बड़ा मूर्ति बनाना है उससे बड़ा पत्थर लेंगे, a large amount of raw material into the pedestal, the entire mass of stored autobiographical memories, now new and old, offered up to sleep each night. हम दिन में जगे, अच्छा तो अपना फ़ोन दिखाओ। हम क्यों दिखाएं अपना फ़ोन? फ़ोन नहीं दिखा रही है, ज़रूर इसने दिन भर का मेरा कच्चा चिट्ठा उसको बताया होगा। अब फ़ोन क्यों नहीं दिखा रही? हो सकता है उसका किसी और से कुछ बातचीत किया हो या कुछ और वजह हो, लेकिन हमारे दिमाग ने क्या किया? एक ढेर सारा ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज बनाया। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब जो दुनिया में सच्चाई नहीं है, हमारे हिसाब से वो सच्चाई है। मैं जानता हूँ कि वो आदमी मुझे इतना हेट करता है कि मुझे जान से मार डालेगा। आज जो श्रद्धा वापस पापा के पास नहीं आ रही है या पापा श्रद्धा से नहीं मिल रहे हैं, उसमें ढेर सारा ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज है। मैं जानता हूँ ये आदमी ख़राब है। तुम्हें कैसे पता? जब मैं डॉक्टर एमपी से शादी करके गया था मिलने के लिए, मेरा डर रहा था मन, लेकिन मैंने अपने आप को बताया यार इतने भी खूंखार नहीं कि जान से मार डालेंगे, जाके मिल के आते हैं। एक हिम्मत आई, कहाँ से? मेरा जो ब्रेन कह रहा था तुम जा रहे हो, तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुमको मारेंगे पीटेंगे, वो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज को मैंने काटा
सो भी लिया होगा तभी तो कटा होगा। तो हर रात हमारी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज को वो पहले काट छाट करता है। नेक्स्ट कम्स एन इनिशियल एंड एक्सटेंसिव रिमूवल ऑफ सुपरफ्लुअस मैटर्स, लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ एनआरईएम स्लीप, विच आफ्टर विच ब्रीफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ अर्ली डिटेल्स कैन बी मेड। तो ऐसे ही है कि जैसे आप पहले एक पत्थर लिए, उसमें से पहले कचरा हटाते हैं। जब आप एक मूर्ति बनाते हैं, शक्ल बना रहे हैं, तो यहाँ से कचरा हटाया, यहाँ आँख के पास ज़्यादा पत्थर हटाया, नाक के अंदर से पत्थर हटाया, तो कचरा हटाया। उसके बाद जो बचा उसको आपने और जमाया कि ऐसे परफेक्ट हो जाए। तो कचरा हटाने का काम कौन सा स्लीप करता है? एनआरईएम स्लीप। और जमाने का काम कौन सा स्लीप करता है? आरईएम स्लीप। Following this first session, the culling hands return to the second round of deep excavation, another long NREM sleep phase, followed by little more enhancing of some of the fine-grained structure that have emerged. अच्छा, जब आप कभी देखेंगे ना पत्थर की मूर्तियाँ बनते हुए, तो आप देखेंगे पहले वो लोग पूरी की पूरी मूर्ति का एक मोटा सा ढांचा बनाते हैं, आँख वाँख नहीं बनाते, पत्थर बना के रख देंगे, बाद में उसमें फाइन ट्यून करेंगे। नहीं समझे? समझ गया। पहले एक पत्थर लिया, यहाँ से थोड़ा गर्दन काट दिया, थोड़ा सा हाथ के आसपास काट दिया, उंगलियां नहीं बनाएंगे, आँख नाक का नहीं बनाएंगे। हाँ, शेप देंगे। ऐसे ही पहले वाले फेज में हमारा ब्रेन पहले साइकिल में मोटे मोटे में डिसाइड करेगा कि क्या क्या कचरा हटाना है। फिर आएगा, बोलेगा अच्छा अभी और कचरा हटाना है भाई, छोटे छोटे फाइल्स हैं अभी और हटाने हैं। तो ऐसे ही मल्टीपल साइकिल्स में बार बार आता है ब्रेन को वो सब मेमोरी स्टोर करना, प्लस जगह भी बचा के रखना। सब कुछ स्टोर कर देगा तो हम पागल हो जाएंगे। कभी आप देखेंगे डॉक्टर दुआ के यहाँ जाइए आप, जो पेशेंट वहाँ पर चीखते चिल्लाते रहते हैं पागलों की तरह, जिनको बिजली का झटका दिया जाता है, नींद की गोली दी जाती है, वो लोग बात करते रहते हैं, अपने से ही बात करते रहते हैं, भूत प्रेत से बात करते रहते हैं। देखा आपने? हाँ, बहुत। हमारे यहाँ पागल खाने में हम लोग की पूरी ड्यूटी होती थी। अभी जब आप किसी घर में किसी बूढ़े इंसान को देखेंगे, वो भी ऐसे बकबक करता है। After several more cycles of work, the balance of sculptural need has shifted. All core features have been hewn from the original mass of the raw material, with only important clay remaining. The work of sculpture and the tool required must shift towards goal of strengthening the elements and enhancing features of that which remains, a dominant need for the skill of REM sleep and little work remaining for NREM sleep. तो पहले मोटे मोटे में आपको बहुत हटाना था, उसके बाद आपको अब मजबूत करना है। तो एक तरह से आरईएम स्लीप वो छोटी छोटी छेनी हथौड़ी है, वो ब्रश है जो चीज़ों को परफेक्ट मजबूत करने के लिए, और एनआरईएम स्लीप वो मोटे मोटे पत्थर हैं, मोटे मोटे छेनी हथौड़ी है जिसके ज़रिए ढेर सारा निकालना है। तो जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनआरईएम के पतले पतले छेनी हथौड़ी और ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारी मेमोरीज़ को बहुत परफेक्टली कार्व कर सके, स्टोर कर सके। In this way, sleep may elegantly manage and solve our memory storage crisis. और इस तरह से नींद बहुत एलिगेंटली क्या होता है? बहुत खूबसूरत तरीके से मैनेज करती है और सॉल्व करती है हमारी मेमोरी स्टोरेज क्राइसिस। क्योंकि हमारे फ़ोन में नहीं, हमारे ब्रेन में भी स्टोरेज बहुत कम है, उस क्राइसिस को सॉल्व करती है। विथ जनरल एक्सकेवेटरी फोर्स ऑफ एनआरईएम स्लीप डोमिनेटिंग अर्ली। इसमें एक जनरल एक्सकेवेटरी फोर्स होता है एनआरईएम में। एक्सकेवेटरी मतलब खुदाई, एक्सकेवेशन, जो बड़ी बड़ी जब गुफाएं खोदी जाती हैं पुराने ज़माने के, जहाँ कुछ अवशेष मिलते हैं, तो सबसे पहले एक जनरल एक्सकेवेटरी मतलब खुदाई की जाती है। सबसे पहले एनआरईएम में मोटी मोटी खुदाई होती है। इसलिए जब हम सो के उठते हैं तो हमको तुरंत की बहुत सी चीज़ें, फालतू चीज़ें भूल जाती हैं। After which the etching behind REM sleep blends the interconnects and adds details. तो पहले बड़ी बड़ी खुदाई और उसके बाद में etching hands of REM sleep. etching मतलब etching जो धीमे धीमे होता है। पहले खूब जोर जोर से खाड़ निकालते हैं, लेकिन फिर दिखाई दिया अरे नीचे तो एक बहुत पुराने ज़माने का महल है, उसकी मूर्तियाँ नहीं टूटनी चाहिए, तो लाते हैं पतले पतले ब्रश, पतली पतली छेनी हथौड़ी, उसको आराम से हटाते हैं। कभी देखेंगे आप जो एक्सकेवेशंस करते हैं, जैसे उनको मिल जाता है कोई चीज़, काम की चीज़ पुराने ज़माने की, उसको बहुत प्यार से हटाते हैं,
तो उसके बाद आता है एचिंग हैंड ऑफ REM स्लीप, बहुत प्यारा वाला सॉफ्ट वाला हैंड REM स्लीप का, इस तरह से इंटरकनेक्ट करता है और डिटेल्स ऐड करता है वो हमारे स्टोरेज ऑफ मेमोरी को। सिंस लाइफ्स एक्सपीरियंस इज एवर चेंजिंग, अब चूंकि हमारे रोज़मर्रा की लाइफ की एक्सपीरियंसेस रोज़ बदल रही है, डिमांडिंग दैट आवर मेमोरी कैटलॉग बी अपडेटेड एड इन्फिनिटम, और इसी वजह से हमारा जो मेमोरी कैटलॉग है वो अपडेट होता रहना चाहिए। मालूम पड़ा जो 10 साल पुरानी मेमोरी वो अभी तक पड़ी हुई है, नई वाली स्टोर नहीं हो रही है, तो वो होना चाहिए। और एड इन्फिनिटम, मेमोरी अपडेट कब कब होना चाहिए? एड इन्फिनिटम मतलब अनंत काल के लिए, जब तक आप जिंदा हैं मेमोरी अपडेट होती रहनी चाहिए। आवर ऑटोबायोग्राफिकल स्कल्पचर ऑफ स्टोरेज एक्सपीरियंस इज नेवर कंप्लीट, इसलिए जो भी हम बाहर से लेते हैं और अपनी कहानियाँ बनाते हैं उसका स्टोरेज कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, चलता रहता है। एज अ रिजल्ट द ब्रेन ऑलवेज रिक्वायर्स अ न्यू बाउट ऑफ स्लीप, इसीलिए ब्रेन को नया बाउट, एक नया खुराक चाहिए नींद का, एंड इट्स वेरीड स्टेजेस ईच नाइट, और उसके अलग अलग स्टेजेस चाहिए हर रात को, सो एज टू ऑटो अपडेट आवर मेमोरी नेटवर्क्स बेस्ड ऑन इवेंट्स ऑफ प्रायर डे, ताकि जो कल हुआ है उस चीज़ को हमारा ब्रेन ऑटो अपडेट करे। This account is one reason of many I suspect explaining the cycling nature of REM and NREM sleep. यही बहुत से वजह होंगे कि हमको REM NREM हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है ऑथर के हिसाब से जो हमको NREM और REM स्लीप होते हैं। एंड द इम्बैलेंस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस नाइट, और इसीलिए इम्बैलेंस्ड है, एक साइकिल फिर दूसरा साइकिल, फिर बैलेंस नहीं है कि पहले REM आ जाए NREM आ जाए फिर REM आ जाए, नहीं, इम्बैलेंस्ड है क्योंकि एक छेनी हथौड़ी का काम होता है हमारे ब्रेन में। एक तरह से बाहर का पूरा नक्शा हमारे ब्रेन में बनता है। आप गए किसी मीटिंग में, गए किसी से मिले, अचानक से आपको 10 साल पुरानी एक बात थी जो अपडेट हो गई, आपको अब समझ में आया, अरे यार ये तो पहले मैं नहीं कर पाया था, मुझे अब करना है। तो छेनी हथौड़ी के जरिए एक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी की एक इमेज बन रही है, पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है अंदर। अ डेंजर रिजाइड्स इन द स्लीप प्रोफाइल वेयरइन NREM dominates early in the night, followed by REM sleep dominance later in the morning, one of which most of the general public are unaware. अब एक खतरा हम सबको पता नहीं है इस वजह से कि पहले हम लोगों का पहली रात के पहले पार्ट में कौन सा स्लीप आता है? NREM। अच्छा NREM। रात के पहले पार्ट में ज़्यादा REM होता है, खुदाई खूब हो गई, और लास्ट में सुबह REM, लास्ट में REM, और हम सुबह जल्दी उठ गए, पूरी अपनी साइकिल कंप्लीट नहीं की। REM आया ही नहीं। तो आपने खुदाई तो कर लिया, कचरा तो हटा दिया, लेकिन बाकी मेमोरी को अच्छे से मजबूत होने दिया ही नहीं। बट इंस्टेड ऑफ वेकिंग, लेट्स से दैट यू गो टू बेड दिस इवनिंग एट मिडनाइट, मान लीजिए आप रात को सोने गए 12 बजे, बट इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप एट 8 AM गेटिंग अ फुल 8 hours ऑफ स्लीप, यू मस्ट वेक एट 6 AM। 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, वो आपने किया नहीं, 8 बजे उठना चाहिए था, उसकी बजाय आप उठ गए 6 बजे। Because of an early morning meeting or because you are an athlete across whose coach demands early morning practice, हो सकता है आपकी सुबह सुबह कोई मीटिंग है, या आप एक एथलीट हैं, कोई स्पोर्ट्समैन है और आपका कोच बोलता है सुबह सुबह आ जाना। What % of sleep will you lose? तो कितना % आपकी स्लीप खोएगी? तो लॉजिकल आंसर इज 25%। लास्ट के अगर 2 घंटे नहीं सोए तो 25% स्लीप गई। Since waking up 6 AM will lop off 2 hours of sleep from what would otherwise be normal 8 hours, भाई 8 घंटे में से 2 घंटे गया तो 25% ही तो गया। बट दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। सिंस योर ब्रेन डिजायर्स मोस्ट ऑफ इट्स REM स्लीप इन द लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट, which is to say that late morning hours you will lose 60 to 90% of all REM sleep, even though you are losing only 25% of your total sleep time. चूंकि हमारा ब्रेन ज़्यादातर जो REM स्लीप लेता है वो सुबह सुबह लेता है, सुबह के 2 घंटे में वो सबसे ज़्यादा 60 to 90% आपका REM स्लीप खत्म हो गया। तो आपका ब्रेन, अगर आप रोज़ 2-2 घंटे जल्दी उठते हैं, 6 घंटे बाद उठ जाते हैं, तो खुदाई तो कर लेता है, फाइन ट्यूनिंग नहीं कर पाता, कचरा साफ कर दिया लेकिन आप तो नहीं कर पाते। हाँ, इट वर्क्स बोथ वेज। इफ़ यू वेक अप एट 8 AM बट डोंट गो टू बेड अंटिल 2 AM। अब मान लो आप रात को लेट से सोए लेकिन सुबह लेट से उठे, 6 घंटे सोए, तो भी वैसे ही होता है। मतलब लेट सोए लेट उठे मतलब आप अगर पूरी की पूरी नींद नहीं लेते हैं, आप 2 बजे सोए और सुबह 8 बजे उठे, तो भी आपका REM स्लीप
नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो हमेशा लास्ट में ही आता है। एक तरीके से आपको 8 घंटे की नींद चाहिए। हाँ, 8 घंटे की नींद या बिना अलार्म की नींद खुलना, फ्रेश। Similar to an unbalanced diet in which you only eat carbohydrates and are left with malnourished by the absence of protein, short-changing the brain of either REM and REM sleep, both of which serve critical though different brain and body functions, results in myriad of physical and mental ill healths. जैसे खाने में अगर आप खाली कार्बोहाइड्रेट लें और कोई प्रोटीन न लें तो आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। प्रोटीन से मसल मास बनता है, कार्बोहाइड्रेट से खाली एनर्जी बनती है। लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट लेते रहते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट फैट बन जाता है बाद में। प्रोटीन से ही मसल बनता है। वैसे ही अगर आपने एनआरईएम लिया आरईएम लिया ही नहीं, तो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ कमज़ोर रहेगा। As we will see in the later chapters, when it comes to sleep, there is no such thing as burning the candle at both ends. मेरा दोस्त अंशुल बोलता है, आचार्य प्रशांत सुबह 6 बजे सोएंगे, 9 बजे उठ जाएंगे, 10 बजे उठ जाएंगे, 4 घंटे उनको नींद चाहिए होती है बस। कह रहे हैं नींद में देर इज़ नो सच थिंग एज बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स। वो ये कह रहा था कि आचार्य जी बोलते हैं भाई वही 25-30 साल 50 साल है ज़िंदगी, जितना दुनिया को दे सकते हो दो, जितना ज्ञान दे सकते हो, जितना सब कुछ दे सकते हो दो। एक तरह से वो कहते हैं बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स। लोग कहते हैं हाँ, दोनों तरफ से दिए को जलाओ, कैंडल को जलाओ तो जल्दी कैंडल ख़त्म हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी ऐसे कहा जाता था, 40 साल की उम्र में इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और कम आराम कर रहे थे। बोले लेकिन ये गलत है। स्लीप में दोनों तरफ से कैंडल मत जलाइए, और इवन एट वन एंड गेटिंग अवे विथ इट। आप एक एंड भी अगर छोड़ देते हैं अपना स्लीप तो आपकी तबीयत ख़राब होगी। लास्ट पार्ट है हाउ योर ब्रेन जनरेट्स स्लीप, वो कल पढ़ेंगे। नहीं, लास्ट पार्ट नहीं है तो बड़ा पार्ट है। हमारा ब्रेन स्लीप को कैसे जनरेट करता है, ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है, तब जाके हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। इस चैप्टर का नाम है डिफाइनिंग एंड जनरेटिंग स्लीप। तो आज हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा फंक्शन ऑफ आरईएम एंड एनआरईएम स्लीप। मज़ा आ गया यार।